अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो प्लीज़ स्किप मत करिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो क्लास 12th बोर्ड केमिस्ट्री का है, आज हम वही कराने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब आने का चांस है, वो मैं चैप्टर वाइज आज ये सीरीज में आपको कराऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए। देखते हैं। देखिए, पहला चैप्टर का हमारा सॉलिड स्टेट है। क्या है? पहले चैप्टर में सॉलिड स्टेट है। कुछ जगह ये सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन स्टेट बोर्ड में आज भी सॉलिड स्टेट आ रहा है। उन बच्चों को लिए है जो जिस बोर्ड में है उसके लिए कंफर्ट है। सॉलिड स्टेट आ रहा है तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं आ रहा तो स्किप कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का, डिफाइन द टर्म एमोरफस सॉलिड। एमोरफस सॉलिड, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है और उसके क्या देना है, आपको दो एग्जाम्पल देना है। Amorphous solid are solid that lack a well defined long range order। क्या long range order? ये वर्ड लिख दीजिएगा। Their molecular structure unlike crystalline solid they do not have regular geometry। मतलब इनकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होती। They do not have regular geometry। बस इतना याद रखिएगा। दो की टर्म बस याद रखना है आपको। क्या? जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं लॉन्ग रेंज के होते हैं और वो उनकी जो ज्योमेट्री होती है रेगुलर नहीं होती। बस दो कीवर्ड बहुत सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP इन क्रिस्टल्स। अब देखो, इसमें आपको बस डिफरेंस होना चाहिए। इसका कीवर्ड हम समझ जाते हैं। हमको पता HCP में क्या होते हैं, ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 12 अदर स्फीयर। बस इतना याद रखना है। जबकि अगर हम कहें इन केस ऑफ CCP, अगर हम कहें अच्छा इसका जो HCP है उसका जो पैटर्न है AB पैटर्न करता है। इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP आल्सो नोन एज फेस सेंटर्ड, इसको FCC भी बोलते हैं। द लेयर फॉलो ABC मतलब इसके 3 के बाद रिपीटेशन है, यहाँ पे 2 के बाद रिपीटेशन है। बस इतना याद रखना। बोथ हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12 बट दे हैव डिफरेंट इन देयर अरेंजमेंट। दोनों का कोऑर्डिनेशन 12 ही है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि एक जो एटम है वो कितने अगल बगल सराउंडिंग एटम से टच है। तो हम कहें कि ये डिफर किसमें है, इनके अरेंजमेंट पे डिफर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट करने होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो हमको फॉर्मूला है 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 इज इक्वल टू 4। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इम्परफेक्शन इन सॉलिड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्टकाई एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार। तो बस आपको कीवर्ड ध्यान रखना है, शॉर्टकाई डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में। इम्परफेक्शन सॉलिड और आल्सो नोन एज डिफेक्ट्स। हमको पता है इम्परफेक्शन का मतलब उसमें इम्प्यूरिटीज आ या किसी भी और तरह से जो डिफेक्ट्स आ जाए। आर इरेगुलरिटीज इन द आइडियल अरेंजमेंट ऑफ शॉर्टकाई डिफेक्ट व्हेन इक्वल नंबर, ध्यान दीजिएगा, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस। क्या? जब किसी लैटिस से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन दोनों गायब हों उसे हम बोलेंगे शॉर्ट काई डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट काई डिफेक्ट। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा इस एक चीज और ध्यान रखें, कीवर्ड क्या है इसकी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी मेंटेन रहती है। क्यों? क्वेश्चन आता है बार बार, क्योंकि शॉर्ट काई डिफेक्ट में नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन इक्वल नंबर में क्या होते हैं, मतलब रिमूव होते हैं, बट इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं। बात समझिए, शॉर्ट काई डिफेक्ट का मतलब डिफेक्ट्स, ऐसे डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में रिमूव हो या ना हो, उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है और उनका डेंसिटी बस कम हो जाता है। बस ये 3 कीवर्ड। फ्रेंकल डिफेक्ट्स व्हेन कैटायन लीव, केवल कैटायन हट जाए तो उसे फ्रेंकल डिफेक्ट्स होते हैं। ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, क्रिएटिंग वैकेंसी इन इंटरस्टिशियल पेयर विदाउट चेंजिंग द ओवरऑल डेंसिटी। इसमें डेंसिटी लेकिन चेंज नहीं होता, डेंसिटी के इसमें चेंज होता है शॉर्ट काई डिफेक्ट में। 5वां क्वेश्चन इस चैप्टर का और लास्ट जो इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इन आयनिक क्रिस्टल। क्या पूछा है? सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन आयनिक क्रिस्टल रिफर द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन सराउंडिंग इन अ गिवन आयन। इट इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें sodium chloride, each Na plus ion is surrounded by 6 Cl ion and each Cl ion surrounded by 6 Na, giving the coordination number 6। इसका coordination number कितना हो गया? 6।
ये मतलब कि एक एटम कितने आसपास, या हम कहें एक कैटायन कितने एनायन से सराउंड है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, ये हर बोर्ड में है, सॉल्यूशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का देखते हैं हम। डिफाइन राउल्स लॉ, सॉल्यूशन में तो हर बार आता है, हर 2-3 सालों में ही पूछ लेता है कि डिफाइन राउल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिटरमाइनिंग द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हमको बताना है। हमें क्या पता है वेपर प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है? पी नॉट ऑफ ए मतलब प्योर इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स डी। ये इसका क्या है? टोटल वेपर प्रेशर। राउल्स लॉ क्या होता है? स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। अगर हम कहें कि मान लेते हैं, हम कहें कि अगर हम PA लें तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XA का, इसी तरह PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XB का। तो जिस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर लेंगे उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन। अगर किसी बच्चे को मोल फ्रैक्शन ना हो तो याद रखना, मोल फ्रैक्शन अगर किसी भी कंपोनेंट का निकाल रहे हैं तो जिस कंपोनेंट का निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स, जैसे हम B का निकाल रहे थे NB अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब A एंड B, उसमें अगर 2 कंपोनेंट हैं तो जिसका निकाले ऊपर अपॉन में टोटल कर देंगे। P नॉट A एंड P नॉट B आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। किसके? वेपर प्रेशर किसके? कंपोनेंट ऑफ A एंड B, and XA and XB are their mole fraction. This helps in determining the vapor pressure of ideal solution. मतलब राउल्स लॉ जो है वो आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने में हमारा मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल गारंटी आता है भाई पक्का। कैलकुलेट क्या करना है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 5 ग्राम्स ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर। पहले तो जान लेते हैं मोलैरिटी क्या होता है। हमें पता है मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला है। देखते हैं तो यहाँ हमको पता है, सबसे पहले अगर हम मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में क्या करते हैं हम? mm को मतलब मोलर मास। क्या करते हैं? मोलर मास। तो गिवन मास हम दिया है 5 ग्राम। क्या कितना दिया है? 5 ग्राम। तो यहाँ मोल्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 अपॉन मोलर मास कैसे? जितने भी एटम हो उसका सब का मास 23, 16 प्लस 1 40। कितना आ गया? ये 40 ग्राम। कितना आ गया? 23, 16 और हाइड्रोजन का 1 ऐड कर दें 40 ग्राम। कितना आ गया? 40। तो 5 डिवाइड बाई 40 कर देंगे तो ये मोल्स निकल गया। किसका? ये मोल्स किसका? नंबर ऑफ मोल्स इस सॉल्यूट का। अब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की 250 दिया, इसको टोटल अगर हम डिवाइड कर दे ml में है, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे। डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 1000। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमारे पास मोल आ जाएगा 0.5 मोल। ये क्वेश्चन एक बार मोलैरिटी की जरूर आता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर पे और उसका इंपॉर्टेंस। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड वन। इफ इन केस मान लेते हैं कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन भूल गए तो आप सीधे फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है? I इंटू में C इंटू में R इंटू में T। ये क्या है? I यहाँ वेंट ऑफ फैक्टर है। क्या है? वेंट। C क्या है? कंसंट्रेशन। R क्या है? अगर हम R गए गैस कांस्टेंट, T क्या है? टेम्परेचर। अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन बोर्ड में भूल गए तो आप इसका एक्सप्रेशन भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, सारा वैल्यू है। क्या होता है? C क्या है? अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का इंपॉर्टेंस पूछे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज क्रूशियली मेंटेनिंग द सेल सर्गर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में काम देता है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद सुटेबल। हमको पता है आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को, कीवर्ड्स हमको पकड़ना है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो राउल्स लॉ को फॉलो करें। नॉन आइडियल जो राउल्स लॉ को ना फॉलो करे। कुछ एग्जांपल आपको याद रखना हो कि मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टाउलिन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन
डेविएटेड फ्रॉम राउल्स लॉ ड्यू टू डिफरेंस इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। इसी वजह से पॉजिटिव डेविएशन भी शो करता है, नेगेटिव डेविएशन भी शो करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर व्हाइल मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म शो नेगेटिव डेविएशन। ये हमारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर 3 का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्या है हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है डिराइव द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेरिवेशन पूछ लेता है, तो हमको पता है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। ई क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। आर की एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। टी क्या है? टेम्परेचर। एफ फैराडे कांस्टेंट। ये है सिंपल, आपसे केवल फॉर्मूला पूछेगा। अब क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ग्लेवनिक सेल एंड लेवल द डायग्राम। क्या लेवल द डायग्राम? ग्लेवनिक सेल क्या होता है? जैसे डेनियल सेल, इसका एग्जांपल है ग्लेवनिक सेल का। उसमें 2 हाफ सेल्स होता है, कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। द जिंक इलेक्ट्रोड अंडरगो ऑक्सीडेशन। जिंक क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो रहा है। अगर कॉपर यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रीडिंग्स हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होता है? हमको पता है जिंक टू Cu प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। यही तो काम करता है ग्लेवनिक सेल। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड। ये क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर जिंक कॉपर सेल वेयर ई नॉट की वैल्यू दिया है। ई नॉट की वैल्यू दिया है Zn2 प्लस की वैल्यू माइनस 0.76। ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस की वैल्यू दिया है प्लस 0.4। हमें पता है क्या? ई नॉट ऑफ सेल ऑफ ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ नॉट ऑफ एनोड। यहाँ की वैल्यू रखें 0.34 माइनस ऑफ ई ऑफ एनोड। एनोड पे अगर हम एक फॉर्मूला लिखें LOAN, इसका मतलब क्या? लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड पे होगा, और एनोड पे क्या होता है? नेगेटिव। तो हमें एनोड की वैल्यू एज इट इज नेगेटिव लेंगे, ठीक। कैथोड पे पॉजिटिव वैल्यू दिया ही था, तो 0.34 माइनस करेंगे 1.10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या कंडक्ट करना है? डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला हमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 2 टाइप्स के होते हैं, कि स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है, 100% डिसोसिएशन होता है, 100% डिसोसिएशन। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन 100% नहीं होता, नॉट, मतलब अल्फा डिसोसिएशन। हमको पता है अल्फा, इसमें क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू 100%, यहाँ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 100%। जैसे अगर हम कहें कि मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइट भी है NaCl, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो Na प्लस Cl में टूट जाएगा। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए, मान लीजिए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, तो हमको पता चला ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा CH3CO प्लस Na प्लस। यहाँ एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में बदलता रहता है। इसे बोलते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। दीज आर द फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कोहल-रॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहल-रॉस लॉ पूछा जाता है। क्या होता है? हाउ इट इज एप्लीड टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, कोहल-रॉस लॉ हमको पता है कि वो सम होता है मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस एनायन का सम होता है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंडक्टिविटी फॉर वीक बाय एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द डाटा फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फिर आ गया। चैप्टर नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारा केमिकल। डिफाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या? द रेट ऑफ रिएक्शन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। रिएक्शन रेट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। क्या होता है? अगर हम कहें एवरेज रेट निकाले, तो रिएक्टेंट अपॉन में क्या कर देंगे? टाइम, ओवर अ टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हमें पता है क्या? dA/dt इज इक्वल टू माइनस KA। इंटीग्रेट कर देंगे हम,
तो डी बाई डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन ए आएगा और माइनस के को करेंगे माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट, या फिर हम सीधे लिख सकते हैं यहाँ से ए इज इक्वल टू ए नॉट ई के पावर के टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही इंटीग्रेटेड रेट लॉ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट्स रोल इन केमिकल रिएक्शन पूछता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या होता है? रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्टेंट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। इट डिटरमाइन द रिएक्शन रेट, क्या डिटरमाइन करता है? रिएक्शन रेट। हायर ई ए स्लोअर द रिएक्शन, अगर एक्टिवेशन की एनर्जी ज़्यादा तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा? कम। बस ये याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है व्हाट इज अरहेनियस इक्वेशन पूछ रहा है। व्हाट इज अरहेनियस इक्वेशन, हाउ डज इट रिलेट विद टेम्परेचर टू रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से हमको ये इक्वेशन आपको लिखना होगा, K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। क्या है? कि रेट कांस्टेंट, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी कैन at higher temperature increase the K making the reaction faster। मतलब अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा तो K की वैल्यू ज़्यादा और K की वैल्यू ज़्यादा तो रिएक्शन की रेट क्या होगी? ज़्यादा। याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूजिंग द इनिशियल रेट अप्रोच। हमें पता है सिंपल, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के पावर एक्स बी के पावर वाई, और यहाँ पे एक्स वाई डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर, तो सम इसका कर देंगे एक्स प्लस वाई, हमें पता चल जाता है क्या? ऑर्डर। याद रखिएगा ऑर्डर एक थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं, इट इज़ ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। कभी कभी पूछ लेता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, नोट रखिएगा। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। कुछ ये भी चैप्टर किसी जगह हट गया है, किसी जगह आ रहा है। तो चैप्टर 5 में सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है डिस्टिंग्विश या डिफाइन एड्सॉर्प्शन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजियो एब्सॉर्प्शन एंड केमियो एब्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, एक सरफेस फिनोमेना है। फिजियो एब्सॉर्प्शन एक वीक वंडरफुल होता है, रिवर्सिबल होता है, जबकि केमियो में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग होता है और इरिवर्सिबल होता है। बस कीवर्ड याद रखिएगा, इसमें रिवर्सिबल, ये होता है इरिवर्सिबल, इसमें वीक, इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स, बस इतनी बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन सरफेस केमिस्ट्री विद एग्जांपल। अच्छा, कैटलिस्ट क्या होता है हमें पता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे? इंक्रीज करे। क्या करता है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्या करता है? सरफेस एरिया। खुद इन्वॉल्व नहीं होता है। कैटलिस्ट आर जनरली टू टाइप्स, एक हम कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, कैटलिस्ट का जनरली काम क्या होता है? लोअर एक्टिवेशन को लोअर करना। क्यों लोअर करना? अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। तो याद रखना कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कम, जबकि कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम करता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन इन हैबर प्रोसेस फॉर एमोनिया सिंथेसिस में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही बच्चों, जो नहीं पढ़ा है अभी तक, कुछ भी नहीं, उसे लग रहा है कि हम पास नहीं हो सकते, तो गारंटी मैं दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, प्लीज़ इतने ही क्वेश्चन करके जाना और आप हमको पेपर के दिन कमेंट करके प्लीज़ बताना कि सर कितने क्वेश्चन आए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएंगे। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है, हर चैप्टर वाइज में करवा दे रहा हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करिएगा उन दोस्तों को जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं और अच्छे नंबर से पास होना चाह रहे हैं, प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इमल्शन, डिस्कस दियर टाइप्स एंड एप्लीकेशन। इमल्शन आर कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन अनदर। जब हम कहें लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड की बात करें, उस टाइप्स का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं उसे बोलते हैं इमल्शन। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, दीज आर द एग्जाम्पल। यूज्ड का होता है फूड में, कॉस्मेटिक में, मेडिसिन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द टेंडल इफेक्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंट इन कोलाइडल सिस्टम। हमें क्या पता है? द टेंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल। हाउ आर कोलाइडल क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। हमें पता है सॉलिड इन सॉलिड के केस इसको सॉल बोलते हैं, लिक्विड इन गैस के केस एरोजोल बोलते हैं, अब गैस इन लिक्विड को हम बोलते हैं फोम। शेविंग क्रीम जैसे फॉग एंड पेंट, दीज आर द एग्जांपल।
नेक्स्ट चैप्टर 6 हमारा जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, इसको हम लोग मेटलर्जी चैप्टर बोलते थे। इसमें पहला क्वेश्चन है आउटलाइन द स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का कैसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। कंसंट्रेशन क्या है, बॉक्साइट इज कंसंट्रेटेड यूजिंग बेयर्स प्रोसेस, किस प्रोसेस से, बेयर। रिडक्शन क्या होता है, एल्युमिनिया जिसको Al2O3 इज रिड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, मोल्टन क्रायोलाइट लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनिया एंड Al इज द डिपॉजिटेड एट कैथोड। एल्युमिनियम क्या हो जाता है, डिपॉजिटेड एट कैथोड जो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्रॉथ। बहुत बार क्वेश्चन आता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में। सल्फाइड ore are concentrated by fourth flotation. The ore is mixed with water and collector like pine oil forming froth that carry the ore particle. मतलब froth का क्या काम होता है, जो ore particle को क्या बाहर निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में रिड्यूसिंग एजेंट का काम, रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन फॉर जिंक एंड आयरन, एल्युमिनियम के लिए क्रोमियम एंड मैग्नीज। रिड्यूस क्या करता है, मेटल ऑक्साइड टू प्योर मेटल में कर देता है। क्या करता है ये मेटल ऑक्साइड को क्या करता है, प्योर मेटल में रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलिंगम डायग्राम इन मेटलर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या, शो द टेम्परेचर डिपेंडेंसी। ये बताता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या बताता है कि ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंसी बताता है गिब्स फ्री एनर्जी का। प्रिडिक्ट विच रिड्यूसिंग एजेंट इज इफेक्टिव एट गिवन टेम्परेचर। सिंपल बताता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बहुत इफेक्टिव होता है किस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर। तो एनोड पे इम्प्योर कॉपर डिपॉजिट होता है, कैथोड पे प्योर कॉपर डिपॉजिट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, एसिडिक कॉपर सल्फेट, याद रखना CuSO4। इम्प्योरिटी सेटल्ड एज एनोड मड पे हो जाता है। इम्प्योरिटी कहाँ सेटल हो जाता है, एनोड मड पे। चैप्टर 7, अगर हम चैप्टर 7 की बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट, शायद ये भी हट गया है, कुछ किसी बोर्ड में CBSE से हट गया, किसी स्टेट बोर्ड में आ रहा है। कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप नंबर 15, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेता है। तो हमको पता है डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज एज बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज। भाई रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज, रीजन है साइज बढ़ता जाता है। ऑर्डर हम देख लेते हैं यहाँ NH3 सब ज्यादा, फिर PH3 AS3 SBH3 BiH3, ये ऑर्डर याद रखना है। डिस्कस द एनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एग्जिस्ट O2 एज ए गैस अनलाइक अदर ग्रुप 16 एलिमेंट, ये एग्जिस्ट करता है गैस में जो और एलिमेंट से डिफर करता है अपने ग्रुप नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन B2S6। हमें पता है 3 सेंटर 2 सेंटर बॉन्ड, हमें पता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। 2 हाइड्रोजन एटम ब्रिज बोरोन एटम, या इसी को हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं कभी कभी। व्हाट आर द इंटर हाइड्रोजन, इंपॉर्टेंट है। इंटर हाइड्रोजन क्या होते हैं, कंपाउंड बिटवीन डिफरेंट हाइड्रोजन, जैसे ClF3 BrF3, मतलब जब 2 हाइड्रोजन मिलकर बनाए कंपाउंड उसे इंटर हाइड्रोजन। मोर रिएक्टिव देन प्योर हाइड्रोजन, इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी किसकी बताना, ओजोन का। प्रिपरेशन पहला फ्रॉम ऑक्सीजन यूजिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होते हैं, यूज इन प्यूरिफिकेशन होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। नेक्स्ट ये हर बोर्ड में आ रहा है ये चैप्टर, चाहे CBSE हो चाहे स्टेट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। D एंड F ब्लॉक एलिमेंट, हमें पता है इसमें पहला क्वेश्चन बहुत एक्सप्लेन द ट्रेंड इन एटॉमिक साइज इन ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन क्या होता है, क्रॉस द पीरियड डिक्रीज होती है स्लाइटली, और डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है एटॉमिक साइज। डिस्कस द कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन। कैटालिटिक प्रॉपर्टी जैसे Fe इन हाइबर प्रोसेस, B2O5 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, दीज आर द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जिससे रिएक्शन की रेट अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है व्हाट इज लेंथेनॉइड, हर बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन
causes decrease in atomic size across the lanthanide। क्या करता है? ड्यू टू पुअर शेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एटॉमिक साइज अक्रॉस द लैंथेनाइड में क्या होता है? डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, कंपेयर द ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिनाइड एंड लैंथेनाइड। हमें पता है लैंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3 से लेके +6 तक। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमें पता है क्रोमेट और यूजिंग ऑक्सीडेशन कर देंगे तो प्रिपेयर हो जाता है। इसका यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी में करते हैं। चैप्टर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फिर से, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन, डिफाइन लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगेंड्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें सेंट्रल मेटल एटम को। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू सेंटर। जितने लिगेंड अटैच होगा सेंटर मेटल एटम से, वो उसी को हम कहेंगे नंबर ऑफ लिगेंड अटैच सेंटर, उसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अब वार्नर थ्योरी क्या होता है? 2 टाइप्स की वैलेंसी बताया था उन्होंने। एक आयनिक, प्राइमरी वैलेंसी आयनिक होता है, सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन, याद रखिएगा। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई लिगेंड, बस इतने याद रखना, यही इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया था। एक्सप्लेन द क्रिस्टल, बहुत ज़्यादा यही क्वेश्चन आएंगे भाई, ध्यान रखिएगा। इससे कोई आपसे 2-3 चीज़ पूछ लेगा, हाई स्पिन या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट निकलवाने की बात करें, या फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन, यही 3 क्वेश्चन इससे बनता है, इंपॉर्टेंट है। हमें पता है डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है 2 एनर्जी लेवल में। रीज़न क्या है कि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो एक्सिस के अलोंग क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सिस पे होते हैं, जैसे dx² - y² एंड dz², ये एक्सिस पे होते हैं ऑर्बिटल, वो क्या होते हैं? रिपल कर जाते हैं। क्या करते हैं? रिपल्सन, जिसकी वजह से एनर्जी इनकी क्या होती? इंक्रीज हो जाती। इसकी वजह से ये जो 5 ऑर्बिटल है, 2 ऊपर चले जाते हैं मतलब हाई एनर्जी में, और 3 लोअर में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो लो स्पिन होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लो स्पिन मतलब पेयर कर देगा। वीक फील्ड होगा तो हाई स्पिन। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? हमने बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, उसे आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डिफरेंट स्पाइरल अरेंजमेंट की वजह से, ऑप्टिकल नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की वजह से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत जगह से यूज्ड इन मेडिसिन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। 2 याद रखिए, बहुत सफिशिएंट, ज़्यादा याद करने की बात नहीं है। ये यहाँ तक हमारा आधा चैप्टर मतलब आधा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर, मोस्ट और फेवरेट है। पहला SN1 और SN2 रिएक्शन। क्या होता है? SN1 यूनिमोलिकुलर, फॉर्म अ कार्बोकैटायन, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक पे डिपेंड है। बायोमोलिकुलर होता है, सिंगल स्टेप होता है, फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। बस इतनी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ CFC। हमें पता है ओजोन डिप्लीशन में लीडिंग टू इंक्रीज द UV रेडिएशन का काम करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरिल एंड एल्किल हैलाइड। हमें पता है एरिल हैलाइड लेस रिएक्टिव होता है, इन्वॉल्व रेजोनेंस होता है। एल्किल हैलाइड क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है। आउटलाइन द प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड का प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन वाया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे Cl2 एंड FeCl3। Why do haloarine undergo substitution instead of elimination? Because of the resonance stabilization की वजह से prevent elimination। एलिमिनेशन में क्या हो जाता है? रेजोनेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करता है एलिमिनेशन को। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल एंड फिनॉल। हाँ, इसके साथ याद रखिएगा आप लोग नेम रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नेम रिएक्शन भी अगर आप लोग नहीं करते हैं तो हमारे चैनल पे शॉर्ट वीडियो, जो शॉर्ट आप लोग देखते हैं, हर एक दिन में एक नेम रिएक्शन कराया जा रहा है, वहां से आप लोग कर सकते हैं। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हाउ इज इथेनॉल प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली। हमें पता है फ्रॉम इथीन हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, कंपेयर द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो हमें पता है फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। ठीक है। व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस। हमें पता है ईथर फॉर्मेशन बाई
रिएक्टिंग ऑफ एल्कोक्साइड, क्या एल्कोक्साइड विथ एन एल्किल हाइलाइट के साथ करवाएंगे तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर होता है। डिस्कस द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, हमें पता है प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड करा देंगे, सेकेंडरी एल्कोहल हमको कीटोन बनाता है, क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। व्हाट इज द लुकास टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल में। जैसे हम कहें ZnCl2 प्लस HCl, इसका क्या होता है, रिएजेंट होता है, लुकास रिएजेंट इसको बोलते हैं। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें पहले ही आ जाता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें एल्डिहाइड कीटोन में क्या बताना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ड्यू टू द पोलर कार्बोनिल ग्रुप। क्यों होता है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, क्योंकि पोलर कार्बोनिल ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन फॉर्मिंग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, जैसे एडिशन ऑफ HCN टू फॉर्मल्डिहाइड गिव्स साइनोहाइड्रीन बनाता है, इंपॉर्टेंट है। हाउ डू एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन, हमें पता है एल्डिहाइड ज्यादा मोर रिएक्टिव ड्यू टू द लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ग्रेटर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट फास्टर देन एसीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्वेलिंग टेस्ट, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंक्ट करने से एक तरीका है। स्वेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉपर +2 आयन होता है विच ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू एसिड के में, कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन कंपैरिजन टू द एल्कोहल, तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एंड कार्बोक्सिलेट एंड लॉस H+ फास्टर, एल्कोहल डू नॉट हैव रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू कन्वर्ट एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या करवाना है हमें, ऑक्सीडेशन किससे, KMnO4 या K2Cr2O7, जैसे इथेनॉल ऑक्सीडाइज होता है इथेनोइक एसिड में। याद रखिए कि चैप्टर तो करवा दे रहा हूँ लेकिन इसका नेम रिएक्शन आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, जैसे एमीन्स हुआ, डाइजोनियम सॉल्ट हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन, हमें पता है जितना एल्किल ग्रुप 1 लगाए तो प्राइमरी, 2 लगाए सेकेंडरी, 3 लगाए तो टर्सरी, बस खत्म। एक्सप्लेन व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमाइन, याद रखिएगा एनिलीन द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इन एलेनिन इज delocalized into the benzene ring reducing its availability for the प्रोटोनेशन। क्या एनिलीन लेस बेसिक है, मतलब कहने का कि जो NH2 है एनिलीन है, एनिलीन आर जैसे अगर RNH2 लेस बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक है। रीज़न क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस में क्या डिलोकलाइज हो जाएगा, तो लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से बेसिसिटी कम हो जाएगी। और हमें पता है बेसिसिटी ज़्यादा तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिलीज कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये भी नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी में कार्बन अमाइन रिएक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। तो सिंपल आप रखिए एमाइड को कन्वर्ट कराया जाता है प्राइमरी विद द 1 कार्बन लेस, याद रखिए कभी कभी पूछिए क्या होता है इसमें, एमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 प्लस NaOH हमें बताता है प्राइमरी एल्कोहल 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन विद Na2CO3 NaBr एंड H2 एज अ बाई प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं व्हाट हैपन व्हेन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फिनॉल, अरे भाई फॉर्म एजो कंपाउंड, एजो मतलब जब N डबल बॉन्ड एंड का फॉर्मेशन हो जाए, कहाँ यूज होता है, डाइंग में। एग्जाम्पल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस फिनॉल गिव क्या बताता है हमें, ऑरेंज डाई बनाता है। व्हाट इज द गैब्रियल पैथिलामाइड सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन फ्रॉम पैथिलामाइड, क्या बनता है प्राइमरी एलाई, किससे, हाइड्रोलाइसिस से। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 14 बायोमोलिक्यूल। व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। मोनोसेक्राइड के एग्जांपल ग्लूकोज फ्रक्टोज, डाइसेक्राइड के एग्जांपल सुक्रोज लैक्टोज, पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल स्टार्च एंड सेलुलोज। डिफरेंस बिटवीन DNA और RNA में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है स्टोरेज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइबोस शुगर होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है इन्वॉल्व प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। बस यही कीवर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन,
हमें पता है प्राइमरी में सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड होता है, सेकेंडरी में सेकेंडरी में सेकेंडरी में अच्छा, ये हमारा 13 बायोमोलिक्यूल में जैसे अगर पूछा जाएगा कि सेकेंडरी में मोनोसेक्राइड हो गया डाई, इंपॉर्टेंट इसका क्या है प्राइमरी। अगर हम बोलें इसमें प्राइमरी सीक्वेंस एमिनो एसिड, सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स या बीटा सीट होता है, टर्सरी 3D फोल्डिंग ड्यू टू इंटरेक्शन होता है, क्वाटरनरी में क्या होता है मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम इन बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट दैट लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों? एक्टिवेशन एनर्जी कम, the rate of reaction faster. Explain the process of denaturation of protein. Denaturation is the loss of secondary and tertiary structure due to किसकी वजह से? हीट, pH या केमिकल चेंज की वजह से। बस इतना याद रखिएगा। लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर। क्या है? पॉलीमर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। हमें पता है एडिशन पॉलीमर फॉर्म बाय द एडिशन रिएक्शन, एग्जांपल पॉलीथीन जिससे बनती हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करें इसमें लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एग्जांपल नायलॉन 66। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे PHB या PLA आर द एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। व्हाट आर द इलास्टोमर। पॉलीमर विद इलास्टिक प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं इलास्टोमर, जैसे नेचुरल रबर और क्या इलास्टोमर। व्हाट इज द रोल ऑफ वल्कनाइजेशन इन रबर। अरे सिंपल है कि सल्फर को ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बस इतना अब कीवर्ड याद रखिएगा। डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थोड़ा सॉफ्ट होता है, थर्मोसेटिंग थोड़ा हार्ड होता है, जैसे बैकेलाइट। सिंपल। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की अगर हम बात करें तो लास्ट चैप्टर है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग यूज्ड इन देयर एक्शन। जैसे एनालर्जिक पेन के लिए, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया किलिंग के लिए, एंटासाइड रिड्यूस स्टमक एसिडिटी, एंटीसेप्टिक प्रिवेंट इन्फेक्शन। व्हाट आर द डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? हमें पता है सिंथेटिक क्लीनिंग एजेंट, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। दे फॉर्म मिसेल्स ट्रैपिंग द ग्रीस एंड डर्ट। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। हमें पता है सोप मेड फ्रॉम नेचुरल फैट्स इल इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, जबकि डिटर्जेंट मेड ऑफ सिंथेटिक केमिकल वर्क इन हार्ड वाटर में भी काम कर जाता है। व्हाट आर द फूड प्रिजर्वेटिव केमिकल दैट प्रिवेंट फूड स्पॉइल। खाना खराब ना हो उसे फूड प्रिजर्वेटिव के लिए काम आता है, जैसे सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट। व्हाट आर द आर्टिफिशियल स्वीटनर। शुगर सब्सटेंस जैसे एस्पर्मेट, दीज आर द एग्जाम्पल है। ये हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर का एग्जाम्पल। ये वीडियो अब करना क्या है, इसको हमने जल्दी से पढ़ा दिया। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है। करना क्या है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि पूरा एज इट इज पेपर आ जाएगा, लेकिन हाँ 70% क्वेश्चन जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एज इट इज आ जाएगा। 70% मतलब आपको अगर 100 का पेपर है तो 70 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। करना क्या है, आपको पेन कॉपी लेना है और वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन और आंसर लिखना है, अब बार बार इसी को रिपीट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रेलिवेंट है। इन किस बेस पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। ठीक, आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत मतलब नंबर बढ़ाएगा, और उन दोस्तों को शेयर करिए जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक अगर आपको वीडियो पसंद है तो। थैंक यू।